बीते दिनों दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी चर्चा में रही है। सीबीआई ने दिल्ली सरकार की साल 2021 की शराब नीति में अनियमितताओं के सिलसिले में ये गिरफ्तारी की थी। इस गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने राजनीति से प्रेरित बताया है। पार्टियों का कहना है कि केंद्र सरकार उन राज्यों के मंत्रियों और नेताओं को टारगेट कर रही है जहां विपक्षी पार्टियां सरकार चला रही हैं। इसी तरह इन दिनों छत्तीसगढ़ में एक और केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी पूरी तरह से सक्रिय है। एक के बाद एक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों और कई नौकरशाहों को 2020 में हुए कोयले से जुड़े हुए घोटाले के मामले में अक्टूबर 2022 से कुछ दिनों के अंतराल पर पूछताछ के लिए लगातार समन किया जा रहा है और कई गिरफ्तारियों भी इसमें की जा चुकी हैं। बीते कुछ महीनों से बार बार ये बात विपक्ष और एक तबका दोहराता चला जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों को मोदी सरकार विपक्ष को काबू करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। हालांकि जब देश में यूपीए की सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में टिप्पणी की थी कि सीबीआई सरकार का तोता है। केंद्र में बैठी सरकार अपने महताओं काम करने वाली एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी विरोधियों के खिलाफ लगातार करती चली आ रही है और यह आरोप कोई नया नहीं है। बीते साल 23 फरवरी 2022 को एनसीपी नेता नवाब मलिक को प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने घंटों चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। नवाब मलिक पर आरोप है कि उन्होंने बाजार से काफ़ी कम कीमत में दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के करीबी सलीम पटेल से संपत्ति को खरीदा था। ये 22 साल पुराना मामला है जिस पर ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी PMLA के तहत कार्रवाई की है। इससे पहले जनवरी 2021 में नवाब मलिक के दामाद समीर खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB ने ड्रग्स से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद अक्टूबर 2021 में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को NCB ने गिरफ्तार कर लिया था। इस पूरे मामले में नवाब मलिक ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके NCB और बीजेपी पर लगातार आरोप भी लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि NCB और बीजेपी साजिश के तहत आर्यन खान को किडनैप किया गया है। उन्होंने इन केस को फर्जी बताया था। बीते साल अदालत ने आर्यन खान को सबूतों के अभाव में सभी आरोपों से बरी कर दिया और समीर खान को भी जमानत दे दी थी, लेकिन नवाब मलिक इस वक्त जेल में हैं। खराब सेहत का हवाला देकर जमानत लेने की लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की ही राजनीति में एक और नया नाम है नारायण राणे। नारायण राणे शिवसेना और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में रह रहे हैं। शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की सरकार के दौरान 1990 में वो कुछ वक्त के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे थे। साल 2016 में बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने नारायण राणे पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। सोमैया ने प्रवर्तन निर्देशालय के तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार को एक चिट्ठी लिखकर नारायण राणे और उनके परिवार के खिलाफ बिजनेस की जांच करने की मांग की थी। नारायण राणे पर 300 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। अक्टूबर 2017 में राणे कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष पार्टी बनाई और NDA के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। आज राणे केंद्र सरकार में मंत्री हैं। क्या नारायण राणे के खिलाफ लगे गंभीर आरोप की जांच हुई? केंद्रीय एजेंसियों ने क्या कोई कार्रवाई की? इसका जवाब है नहीं। ये दोनों मामले एक ही राज्य के हैं जहां कांग्रेस में रहते हुए राणे पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे और केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं, जबकि 22 साल पहले वे एक प्रॉपर्टी की सौदे की वजह से NCP नेता नवाब मलिक बीते साल जेल में हैं। साल 2019 में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA में बदलाव किए। इसके तहत ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में स्पेशल पावर दिया गया। सेक्शन 17 के सब सेक्शन 1 और सेक्शन 18 के बदलाव कर दिया गया और ईडी को ये शक्तियां दी गई कि वह इस कानून के तहत लोगों के आवास पर छापामारी, सर्च और गिरफ्तारी भी कर सकती है। इससे पहले किसी अन्य एजेंसी की ओर से दर्ज की गई FIR और चार्जशीट में PMLA की धाराएं लगने पर ही ईडी जांच किया करती थी, लेकिन अब ईडी खुद ही FIR दर्ज करके गिरफ्तारी कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि PMLA में बदलाव को मनी बिल की तरह पेश किया गया है। मनी बिल को राज्यसभा में पेश नहीं करना पड़ता, इसे सीधे राष्ट्रपति की सहमति लेकर लोकसभा में पेश किया जाता है और वहीं से वह कानून भी बन जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त यानी 2019 में राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं था। विपक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि PMLA में मनी बिल जैसी कोई भी बात नहीं है, फिर भी इसे मनी बिल के तहत लोकसभा से पारित कराने के पीछे केंद्र सरकार की मंशा है और वह इसे मनमाने ढंग से इस्तेमाल करना चाहती है। PMLA के बदलाव को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती भी दी, लेकिन कोर्ट ने इस संशोधन को वाजिब ठहराया। केंद्र सरकार का तर्क था कि गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के लिए ये जरूरी है और ईडी को अधिक शक्तियां दी जाएं।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बीते कुछ सालों से अपने बयानों को लेकर काफ़ी चर्चा में रहते हैं। कभी असम की कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे हेमंत बिस्वा शर्मा आज बीजेपी की सरकार में असम के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के चुनावी अभियान में स्टार कैंपेनर भी हैं। असम के तरुण गोगोई सरकार में सबसे पावरफुल मंत्री रहे हेमंत बिस्वा शर्मा और गोगोई के बीच रिश्ते 2011 के चुनाव के बाद लगातार बिगड़ते चले गए। जुलाई 2024 को हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, लेकिन तब तक उनका नाम शारदा चिट फंड घोटाले से जुड़ चुका था। हेमंत बिस्वा शर्मा और अमित शाह अगस्त 2014 में शर्मा के गुवाहाटी स्थित आवास और उनके चैनल न्यूज़ लाइव के दफ्तर पर सीबीआई की छापेमारी हुई। इस चैनल की मालिक उनकी पत्नी रिंकी भुवन शर्मा है। नवंबर 2014 को हेमंत बिस्वा के सीबीआई के कोलकाता दफ्तर में घंटों तक पूछताछ की गई। उस समय मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि हेमंता बिस्वा शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने शारदा ग्रुप के मालिक और इस मामले के मुख्य आरोपी सुदीप्तो सेन से 20 लाख रुपए हर महीने लिए ताकि समूह राज्य में अपना व्यापार ठीक से चला सके। जनवरी 2015 को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सारे चिट फंड के केस में जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए और अगस्त 2015 में हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। फरवरी 19 में असम कांग्रेस के नेता प्रबोध बरदोलोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया था कि हेमंता बिस्वा शर्मा के बीजेपी में शामिल होते ही असम में शारदा चिटफंड घोटाले की जांच रोक दी गई है। इस मामले की जांच कहां तक पहुंची है इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी में शामिल होने और राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें कभी सीबीआई ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। हेमंत को बीजेपी ने पूर्वोत्तर में गठबंधन दल नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अलायंस यानी नेडा का प्रमुख भी बनाया और बीजेपी के पूर्वोत्तर में विस्तार का हीरो भी उनको माना जाता है। असम के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से बीते साल अगस्त में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव व ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कोयले की चोरी से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। ये तीसरी बार था जब अभिषेक बनर्जी को कोलकाता के ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कोयले के करोड़ों की गैरकानूनी खनन के इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों कर रहे हैं। 19 मई 2022 को सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दायर की और 41 लोगों को अभियुक्त बनाया। हालांकि इस चार्जशीट में अभिषेक बनर्जी का नाम नहीं है। ये मामला है नवंबर 2020 का, जब ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के विजिलेंस विंग को पश्चिम बीरभूमि के इलाके में कोयले की बड़े पैमाने पर चोरी के साक्ष्य मिले और इस आधार पर उन्होंने FIR दर्ज कराई। आरोप है कि यहाँ कोयले की खदान में तड़के ही गैरकानूनी रूप से खुदाई करके बोरियों से भरकर कोयला ट्रक साइकिल के जरिए लोड करके चोरी किया जा रहा था। मामले में राजनीतिक ट्विस्ट तब आया जब 2021 में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीसा बनर्जी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुला डाला। ये समय 2021 में हुए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले का था और यानी पूछताछ की पृष्ठभूमि में विधानसभा चुनाव भी शामिल हुआ करते थे। ममता बनर्जी ने समन को बीजेपी की डराने की नाकाम कोशिश बताया और अब तक इस केस में जांच चल रही है। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी के मामले में क्या हुआ? दिसंबर 2020 में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के करीबी और टीएमसी में पावरफुल नेता माने जाते थे, लेकिन 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। आज विधानसभा के विपक्ष के नेता भी बने बैठे हैं। बात है साल 2014 की। पत्रकार सैमुअल मैथ्यू ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। इस स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया कि टीएमसी के मुख्य नेता शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय और फिरहाद हकीम जैसे कई नेता कैमरे पर लाखों की रिश्वत लेने की बात स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं। इसे नारदा स्टिंग केस के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की जीत के तुरंत बाद मई 2021 में सीबीआई ने इस केस में 4 टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया, जिसमें ममता बनर्जी कैबिनेट की मंत्री फिरहाद हकीम और पश्चिम बंगाल के पंचायत मंत्री सुब्रता मुखर्जी भी शामिल थे। इस मामले में ईडी ने सितंबर को एक चार्जशीट फाइल की और इसमें से फिरहाद हकीम, सुब्रता मुखर्जी, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पूर्व टीएमसी नेता शोभान चटर्जी का नाम शामिल किया गया। शोभान चटर्जी ने बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़ बीजेपी को ज्वाइन किया, लेकिन कुछ महीने बाद ही अपनी मनपसंद सीट से टिकट ना मिलने पर उन्होंने बीजेपी भी छोड़ दी।
इस चार्जशीट में ना तो शुभेंदु अधिकारी का नाम था और ना ही मुकुल रॉय का। ये दोनों ही नेता बीजेपी में हैं, जबकि इस स्टिंग ऑपरेशन में शुभेंदु अधिकारी 5 लाख और मुकुल रॉय 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रजामंद हुए थे। विपक्षी नेताओं पर कसता शिकंजा। बीते साल मार्च 2022 में लोकसभा में दिए गए जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया था कि साल 2004 से लेकर 2014 तक ईडी ने 112 जगहों पर छापेमारी की और 5,340 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया। लेकिन साल 2014 से लेकर 2022 में 8 वर्षों के बीजेपी के शासनकाल में ईडी ने 3010 रेड की और लगभग 1 लाख करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। बीते साल इंडियन एक्सप्रेस ने बताया था कि पिछले 8 सालों में राजनीतिक लोगों के खिलाफ ईडी के मामले 4 गुना बढ़ गए हैं। साल 2014 से 2022 के बीच 121 बड़े राजनेताओं से जुड़े मामलों की जांच ईडी कर रही है। इनमें से 115 नेता विपक्षी पार्टियों से, यानी 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ है। अब इसकी तुलना यूपीए के समय से करें तो 2004 से लेकर 14 के 10 सालों में 26 नेताओं की जांच ईडी ने की थी। इसमें से 14 नेता विपक्षी पार्टियों के थे। हालांकि दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जो सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज केस की जानकारी दे सके। हम आम केस और राजनेताओं के केस को अलग अलग तरह से नहीं देखते हैं। ईडी की तरह सीबीआई के मुकदमों की आंकड़े देखें तो यूपीआई के 10 सालों में 72 राजनेता सीबीआई के स्कैनर में आए थे। इनमें से 43 नेता विपक्ष के थे, यानी तकरीबन 60%। साल 2014 से लेकर 2022 तक एनडीए की सरकार में 114 नेता सीबीआई के शिकंजे में आए और इनमें से 112 नेता विपक्षी पार्टी के थे, यानी 95% नेता विपक्ष के नेता हैं। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि ईडी और सीबीआई हैं विपक्ष के खिलाफ मोदी सरकार के सबसे बड़े हथियार? मोदी सरकार पर ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल करने के बार आरोप लगातार लगते रहते हैं। कुछ जानकार महाराष्ट्र को इस विधि का टेस्टिंग ग्राउंड भी कहते हैं। बात है बीते साल मई की, जब शिवसेना का एक गुट एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बागी हो गया था और इन विधायकों को पहले गुजरात और फिर रातों रात गुवाहाटी ले जाया गया। हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामे के बाद एकनाथ शिंदे गुट की सरकार बनी और इसके लिए जुलाई में पहला फ्लोर टेस्ट हुआ तो उद्धव गुट के नेताओं ने विधानसभा में ईडी के नारे लगा डाले। शिंदे गुट पर उद्धव ने आरोप लगाया कि वह ईडी के डर और पैसों के लालच में शिवसेना के विधायकों को तोड़ रहे हैं और बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना रहे हैं। नारे का जवाब देवेंद्र फडणवीस ने दिया और कहा कि ये ईडी की सरकार है। इस ईडी का अर्थ है एकनाथ और देवेंद्र फडणवीस की सरकार। जब महाराष्ट्र में ये सियासी फेरबदल चल रहा था, उसी बीच बीजेपी के खिलाफ मुखर रहे शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी ने 27 जुलाई 2022 को समन कर लिया। 1 अगस्त 2022 को राउत को मुंबई के गोरेगांव में पात्राचौल रेसिडेंशियल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में गिरफ्तार कर लिया गया। पात्राचौल के रीडेवलपमेंट का काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी महाराष्ट्र हाउस डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर कर रही थी। ईडी का कहना है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सहायता कंपनी कर रही है। HDIL को कंपनी है जिसकी जांच पंजाब महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक से जुड़े 4,300 करोड़ रुपए के फ्रॉड केस में हो रही है। ईडी का कहना है कि HDIL ने करोड़ों रुपए प्रवीण राउत के खाते में ट्रांसफ़र किए। प्रवीण राउत संजय राउत के करीबी माने जाते हैं। नवंबर 2022 में जब संजय राउत को एक सेशन कोर्ट में जमानत दी तो उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट को जो भी सबूत दिए गए हैं और चर्चाएं हुई उसमें प्रवीण राउत पर तो भ्रष्टाचार के केस हैं, लेकिन संजय राउत को बेवजह गिरफ्तार किया गया है। अब बात कुछ उन नेताओं की भी करते हैं जो उद्धव गुट छोड़कर शिंदे के गुट में आए और उन पर भी लगे ईडी और सीबीआई के केसों का क्या हुआ। सीबीआई के शिवसेना के नेता अर्जुन खोटकर 2016 से 2019 के बीच बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार में मंत्री थे। ईडी पर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले की जांच कर रही थी। ईडी ने जून 2022 में अर्जुन खोटकर के आवास पर छापेमारी की थी और उनकी 78 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था। जुलाई में उद्धव गुट छोड़ खोटकर शिंदे गुट में शामिल हो गए। जब वो शिंदे के साथ शामिल हुए तो वे उस वक्त उन्होंने कहा था कि वह हालात के हाथों मजबूर हैं। शिंदे गुट में शामिल होने के बाद उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई की कोई खबर अभी तक फिलहाल सामने नहीं आई है। लगभग ऐसा ही मामला शिवसेना के नेता भावना गवली के साथ भी है। महाराष्ट्र में भावना गवली के डिग्री कॉलेज में उन पर पैसों के हेर फेर का आरोप है। ईडी गवली
के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक आरोप के केस की जांच कर रही है। ईडी का आरोप है कि गवली ने एक एनजीओ को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदल दिया। उन पर करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप हैं। गवली शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुए और इसके बाद ईडी इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस में क्या कर रही है, इसकी भी कोई जानकारी हासिल नहीं होती है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम दर्ज हैं। ये केस सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में दर्ज कराया था। इस केस में 120 आपराधिक साजिश और 420 यानी कि धोखाधड़ी जैसी धाराएं लगाई गई थी। पीएमएल की इसमें कोई धारा नहीं लगाई गई थी, लेकिन फिर भी ईडी ने इस मामले की जांच इस तर्क के साथ शुरू कर दी कि मामले में आईटी विभाग की चार्जशीट है और ये दोनों धाराएं ऐसी हैं। ऐसे में वह केस की जांच कर सकती है, जबकि ये मामला 2019 के पहले का है। तब तक ईडी के पास उन्हीं मामलों की जांच करने का अधिकार था जिसमें पहले से दर्ज एफआईआर में पीएमएल के सेक्शन लगाए गए हों। कैसे बढ़ रही है ईडी की शक्तियां? यूपीए सरकार के संशोधन से पहले आतंकवाद जैसे मामलों को छोड़ दें तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले वही लागू किए जाते थे जहां 30 लाख की रकम या उससे ज़्यादा का हेर फेर का मामला हो। इसलिए 2022 तक मनी लॉन्ड्रिंग के 165 मामलों में इसमें शामिल थे, लेकिन 2013 के किए गए संशोधन में 30 लाख की सीमा को समाप्त कर दिया गया और रकम कितनी भी कम हो उसे जांच के दायरे में लाया जा सकता है। लेकिन पीएमएल एक्ट के सबसे गंभीर बदलाव 2019 में हुए, जिसमें केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी को जबरदस्त रूप से शक्तियां प्रदान की गईं। यूपीए ने अगर पीएमएलए की पहुंच को बढ़ाया तो मोदी सरकार ने इसे और कठोर बना दिया। इस एक्ट के सेक्शन 45 में जोड़ा गया कि जिसके तहत ईडी के अधिकारियों को ये पावर दिया गया है कि वो किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। गैर कानूनी पैसों की बनाई गई संपत्ति के स्कोप को भी बढ़ा दिया गया है। इसके तहत ईडी को ये शक्तियां भी दी गई हैं कि अगर एजेंसी को लगता है कि कोई संपत्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसों से बनाई गई है तो उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। अगर पुलिस किसी को समन करती है तो समन करने वालों को ये बताया जाता है कि उसे अभियुक्त के तौर पर समन किया जा रहा है या गवाह के तौर पर, लेकिन ईडी को समन करने के लिए इस तरह की जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। ईडी की पूछताछ में ईडी के अधिकारियों के सामने दिया गया बयान कोर्ट के सबूत के तौर पर शामिल किया जाता है, जबकि अन्य मामलों के में बयान तभी कानूनी रूप से वैध होता है जब वह मजिस्ट्रेट के सामने CRPC 164 के तहत रिकॉर्ड किया गया हो। लेकिन पीएमएल के तहत ईडी के ऊपर मजिस्ट्रेट की कोई निगरानी नहीं होती। आम एफआईआर में जिस पर आरोप होता है उसके पास अधिकार होता है कि वह एफआईआर की कॉपी मांग सकता है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कॉपी अभियुक्त को देने का कोई प्रावधान है ही नहीं। जब तक ईडी इस मामले की चार्जशीट दायर ना करे तब तक अभियुक्त को पता ही नहीं होता है कि उस पर कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। ईडी के लिए चार्जशीट दायर करने के लिए मियाद 60 दिन की है। पीएमएलए के खिलाफ एक दलील ये भी दी जाती है कि इस मामले को खुद को निर्दोष साबित करने का बोझ अभियुक्त पर होता है। जमानत मिलने के लिए कई मुश्किलें होती हैं क्योंकि एफआईआर ना होने से कोर्ट में खुद पर लगे आरोपों के खिलाफ बहस कर पाना अभियुक्त के लिए मुमकिन नहीं होता है। तो क्या सच में ईडी और सीबीआई सरकार का वो तोता बन चुकी है जिसकी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में अपने एक वक्तव्य में की थी? क्या इस बार भी सीबीआई और ईडी को तोते की तरह यूज़ किया जा रहा है? आप लोग समझदार हैं। जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।